So, good evening, everyone. Please let me know whether I'm audible and visible. Keshav, good evening. Yash Shingla, good evening. Kuldeep Soni, good evening. Mohammad Ubesh, good evening. Shlok Khatri, yes, good evening. So this class will be CA Intermediate May 25 students. Yes, definitely. Adnan Akil, yes, good evening. Niranjan, good evening. Krishna Goyal, good evening. Kusum Rani, yes, perfect. So एक बार inform कर देना, is my audio and video both clear? Everyone? Yes. So I welcome you all to CA Intermediate. This batch is for January also. If anybody is giving exam in January, by then also you can complete a syllabus. So it is also applicable for January, but yes, it is primarily for May 25 and onwards, right? So it has always been, जितने भी students मेरे से फाउंडेशन में पढ़े आप लोग को मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि आपको ग्रुप 1 के साथ कॉस्टिंग भी स्टार्ट करना चाहिए. इससे क्या होता है, वंस यू स्टार्ट कॉस्टिंग अलोंग विथ ग्रुप 1 आपके ऊपर बाद में प्रेशर, क्योंकि एंड की तरफ क्या होता था, पैनिक मोड आना चालू होता है ना लास्ट की तरफ, अरे सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो तब आपके ऊपर अगर प्रेशर कम होगा देन व्हाट विल हैपन, आप अपना सेल्फ स्टडी भी कर पाओगे आराम से. ठीक है, तो इसीलिए इनिशियली इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको ग्रुप 1 के साथ कॉस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए. यस, कुसुम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है, हुई है, अब जस्ट अभी तुरंत स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. मैं सिलेबस एंड एवरीथिंग जब अभी स्लोली मैं कुछ इनिशियल सेशंस रख रहा हूं ताकि आपको स्टाइल मालूम चले क्लासेस का, अपना सी इंटर कैसे होता है. एंड ऑफिशियली वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस फ्रॉम 7th of August, राइट. 7th of August से स्टार्ट करेंगे जब अपना एवरीडे क्लासेस रहेगा. मैं इनिशियली सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर ले रहा हूं ताकि हम लोग फिर जब पढ़ाई चालू करें तो फुल फ्लेजेड पढ़ाई हो. 7th August से फुल फ्लेजेड स्टार्ट होगा. तब तक हम लोग एवरी ऑल्टरनेट डेज कॉस्टिंग का क्लास रखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. बिफोर 7th August आई थिंक वी गेट 3 क्लासेस बिफोर 7th August. तो 3 क्लासेस अपना रहेगा. टीटीएस में रहेगा अपना क्लासेस from 5:45 to 7:15, right? So can you give introduction regarding batch and how to access this course? Definitely, you can just regarding this course is very simple, that along with group 1 you should start CMA, that is cost and management accounting. You should also start costing along with group 1, which will decrease your pressure going into the end of our curriculum, right? So you should start costing along with that. And apart from that, how to access this course, if anybody wants to know, you can just text me up. So you can I can share my number, you can note my number, 90739 00602. ठीक है, 90739 00739 दिस इज व्हाट्सएप नंबर. आप मुझे आराम से व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपको अगर जानना है तो अकॉर्डिंगली कोई इशू नहीं होगा. जो भी आपको जानना है सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. सर, हाउ मेनी नोटबुक्स आर रजिस्टर एंड हाउ वी शुड मेंटेन इट. देखो, हाँ, इसके लिए मैं बताने वाला हूं, बट पहले मैं बाकी चीज बता दे रहा हूं. आपको 2 बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा. एक होगा, आपको पता ही है सीए इंटर में हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू है. 30 मार्क्स का एमसीक्यू इज देयर इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो एक एमसीक्यू का बुक अलग से मिलेगा एंड आपको मेन कोर्स बुक भी मिलेगा. ठीक है, कॉस्टिंग इज सच अ सब्जेक्ट
in which you can score 100 upon 100. जैसे कि जो मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैथ्स में लास्ट अटेम्प्ट में 100 upon 100 आया था, जो में से पढ़ा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का स्टूडेंट था। वैसे ही ये सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, जिसमें आप 100 upon 100 स्कोर कर सकते हैं इजीली। इट इज एन इजी सब्जेक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फाउंडेशन लेवल पे कि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स इज अ स्कोरिंग वन, लॉ एक चैलेंज होता है, मैथ्स इज अ चैलेंज बिकॉज मैथ्स नहीं होता है लोगों का। वैसे सीए इंटर में दिस इज वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट वेयर वी कैन स्कोर मार्क्स इजीली। बट इसका मतलब वी शुड बी रिलैक्स्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपको जरूर ध्यान देना होगा, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इजी स्टफ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इजीली 90 अबव तो बहुत इजीली स्कोर हो सकता है, इवन यू कैन स्कोर 100 upon 100, ठीक है। तो अगर 100 upon 100 हम लोग को स्कोर करना है, अभी से स्टार्ट करने से क्या होगा, स्लोली आप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर कभी भी सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। देयर आर मेनी चैप्टर्स इन दिस सब्जेक्ट, इसलिए लास्ट के तरफ अगर कोई ग्रुप 1 के बाद स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि इतना सारा क्लासेस है कॉस्टिंग में, कब तो खत्म हो, कब तो रिविजन करेंगे। इसलिए इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू स्टार्ट अलॉन्ग विद इट। ना जैसे मैंने बोला कि 2 बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक एमसीक्यू का और एक मेन कोर्स का बुक आपको प्रोवाइड होगा। कॉपीज का जहां तक बात है, आपको क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कॉपी अलग रखना चाहिए, ठीक है। आपको होमवर्क बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, तो होमवर्क का कॉपी अलग होना चाहिए एंड क्लास वर्क का कॉपी अलग होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब क्लास में जो नोट्स लिख रहे हैं फिर घर जाके एक फेयर कॉपी होता है, ये सब सीए इंटर मत करना, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि फेयर कॉपी अलग। एकदम शुरू से आप अपने हैंडराइटिंग अच्छा ही रखो ना क्लास में, हम थोड़ी भाग रहे हैं, हमको रुकने बोल दो, तुम लोग आगे जाने बोलोगे तो हम आगे जाते हैं, ठीक है। मेरे को रश नहीं है, यू शुड ऑल्सो नॉट रश, कोई फेयर एंड अलग कॉपी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 कॉपी सफिशिएंट। how many total lectures it may go till 90 और 100 lectures, ठीक है। कोशिश करेंगे 80 लेक्चर्स तक में अपने जितना क्रिस्प कर सकें, बट यस लास्ट बैच को देखते हुए तो आई थिंक 90 to 100 लेक्चर्स इट विल गो अप टिल दैट, ठीक है। सर वेबसाइट में ग्रुप 1 प्लस कॉस्टिंग का कॉम्बो करवा दो, वो हो जाएगा, आज हो गया होगा या फिर कल तक हो जाएगा, ठीक है। सर एवरेज बच्चों को एक ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए, दोनों ग्रुप के एक साथ, ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। ये आप कैसे डिसाइड करते कौन एवरेज है? मार्क्स डिसाइड कभी नहीं कर सकता, फाउंडेशन में तुम्हारा मार्क्स क्या आया है वो डिसाइड ही नहीं कर सकता कि तुम एवरेज है कि तुम अच्छा है। मार्क्स जो आया है वो ये बोल रहा है कि उस दिन तुम्हारा ऐसा परफॉर्मेंस था, आप समझ रहे हैं, वो उस दिन का परफॉर्मेंस है, वो तुम्हारा दिमाग का मतलब वो तुम्हारा आईक्यू टेस्ट नहीं हुआ है। आईक्यू टेस्ट में तो मालूम चलता है तुम्हारा दिमाग कितना है। सो डोंट मतलब जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, यू शुड बी क्लियर एनफ कि हमको हमको दोनों ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप का बहुत सारा फायदा है। आई थिंक आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि आपको इन सब के बारे में हम लोग को बताने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आपको इस सब के बारे में ऑलरेडी पहले से आइडिया होता है, ठीक है। ऑल क्लासेस विल बी लाइव और सम रिकॉर्डेड, 100% लाइव, 100% लाइव, there will not be a 10-minute रिकॉर्डिंग। होता है 10 मिनट का रिकॉर्डिंग तो देंगे आप, तो 10 मिनट का भी आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई डोंट बिलीव इन रिकॉर्डेड क्लासेस, आई बिलीव 100% लाइव क्लासेस, सो दैट्स माय प्रिंसिपल, आई गो समथिंग लाइक दैट। तो इट विल बी 100% लाइव। हाँ, आपको अगर रिकॉर्डेड चाहिए देन इट्स डिफरेंट थिंग, आई कैन प्रोवाइड यू, बट आप मेरे से पूछोगे तो हम तो 100% लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है, राइट। टाइमिंग्स अपना, आप अगर वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वेबसाइट में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, वेबसाइट में टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ऑल्दो इफ यू आर आस्किंग इट विल बी फ्रॉम 5:30 इन द इवनिंग, ठीक है, 5:30 5:45 समथिंग लाइक दैट। सर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने के बाद डेली क्लासेस कितनी देर की होगी? डेली क्लासेस आई विल नॉट कीप मच, मेरा क्लासेस जो होगा मैक्सिमम 2 आवर्स का होगा, ठीक है, मैक्सिमम 2 आवर्स, आई डोंट कीप मोर देन दैट ऑलरेडी तुमने इतना सारा क्लासेस कर रहा होगा, ठीक है। सो आई टेंड कि लास्ट क्लास है तो लास्ट क्लास में आपको रिलैक्स होकर आप घर जाएं, तो वो मेरा इंटेंशन रहता है,
ठीक है, चलिए। हाउ विल आई आस्क डाउट आफ्टर क्लास इफ एनी इशू? ये रहा मेरा नंबर, व्हाट्सएप में बताया मैंने, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मुझे लगेगा आपका डाउट्स के लिए मुझे आपको कॉल करना चाहिए, मैं आपको कॉल करूंगा व्हाट्सएप में ही, बिकॉज इट्स नॉट अ कॉलिंग नंबर। चलो ठीक है। जो लोग मेरे को बाई एनी चांस नहीं जानते हैं, बिकॉज हो सकता है आप फाउंडेशन नहीं पढ़े मेरे से, बहुत जनों से डायरेक्ट एंट्री होंगे, ठीक है, तो आई बिन टीचिंग पास्ट 12 years, राइट, एंड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग फाउंडेशन के हैं वो लोग से आपको आप लोग जानते हैं कैसा रिजल्ट हम लोग का होता है, तो यू कैन जस्ट in Telegram you can follow with my name. If you write my name Siddhant Sunsala classes, you will find it over there, and वहां से आपको दिखेगा कि हमारा रिजल्ट कैसा होता है, एंड समथिंग लाइक दैट। चलिए ठीक है, सब बात बाद में करते रहेंगे, धीरे धीरे बताएंगे अपने बारे में भी। रेगुलर डेज में कॉस्टिंग की टाइमिंग क्या रहेगी? 5:30 में बताया ना, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एज हम लोग का आज मेरा इंटेंशन है कि हम लोग कुछ एकदम हार्ड कोर पढ़ाई करें, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी बात आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। मेरा नंबर शेयर्ड है, कोई भी छोटा छोटा बात आपको जानना है बैच को लेकर, आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सर आप इतना कहाँ इतना टाइम दे पाओगे व्हाट्सएप पर? अरे दे देंगे, ऐसा बात नहीं है दे देंगे, ऐसा बात नहीं है, एक दिन में तो आपको मिल जाएगा जवाब, ऐसा नहीं है, मतलब बाय द एंड ऑफ द डे। हाँ, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी एकदम रियल टाइम बेसिस, मैं तो ये नहीं बोलूंगा, एकदम भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है, बिकॉज सुबह से लेकर रात तक क्लास रहता है मेरा, मैं क्लासेस स्टार्ट एकदम अर्ली मॉर्निंग एंड इट गोज टिल नाइट, तो आफ्टर 9 o'clock आई टेंड टू रिप्लाई एवरीवन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ऑलरेडी बोर्ड में जैसे ये फाइल है, ये फाइल मैं आप लोग से शेयर कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। कुसुम इट्स नॉट अ वरी, बिकॉज आपका जो इवनिंग वाला क्लास है, वो जो जीएसटी का क्लास है आपका, वो दैट गेट्स ओवर इन 40 days अराउंड, मतलब 1 महीना के अंदर, देन इट देयर विल बी नो क्लैश, ठीक है। चलिए बाकी आप कुसुम आप मेरे को आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस इंडिविजुअली कर लूंगा, सो दैट यू कैन बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। चलिए हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, आज का टॉपिक का नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज कॉस्ट? अब कॉस्ट का मतलब क्या समझते हैं, बताइए। ये एक चैप्टर आपके सिलेबस में जिसका नाम क्या है? कॉस्ट शीट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आया कि आप कॉस्ट का मतलब क्या समझते हैं? सर ये लेक्चर स्क्रैच से स्टार्ट करने वालों के लिए भी है ना? एकदम 100%, 100%। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। बताइए, द प्राइस ऑफ क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट, ओके, एनीथिंग एल्स? द प्राइस ऑफ क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट, एकदम बहुत अच्छा आंसर है, खराब नहीं बोलेंगे इसको। देखो, यू डोंट क्रिएट अ प्रोडक्ट, यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। क्रिएट और मैन्युफैक्चर, आई थिंक यू नो द डिफरेंस। क्रिएट मतलब फर्स्ट टाइम दुनिया में जो पेन को लाया, उसने पेन को आविष्कार किया, लेकिन मैन्युफैक्चर करना मतलब को पता है कि हाँ ये पेन दुनिया में है, हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वी शुड नॉट से क्रिएट, रादर वी शुड से मैन्युफैक्चर। बट और कोई डेफिनेशन बोलना चाहेंगे कॉस्ट का? जो हमारी पॉकेट से लगता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, ये जवाब बहुत अच्छा लगा। कॉम्पेरेटिवली,
तो सर पहला वाला डेफिनेशन में क्या गड़बड़ी है? जो पहला डेफिनेशन है, हमको तो लगता है पहला डेफिनेशन भी सही था। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था? द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। और दूसरा क्या था? जो हमारे पॉकेट से पैसा लगता है किसी प्रोडक्ट के लिए। अब एक दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, एक और जवाब क्या है? कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स। तो अगेन ये डेफिनेशन भी सेम है एज द फर्स्ट डेफिनेशन। देखो, प्राइस ऑफ एक्वायरिंग एन एसेट, प्राइस ऑफ एक्वायरिंग एन एसेट, तो एस 10 के हिसाब से तो दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। बट हम लोग उस कॉस्ट का बात यहां पर नहीं कर रहे, बात करते जैसे आप लोग अकाउंट्स में सुनते हैं ना, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ओवर हियर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग। बट तुम जो बोला एक्वायरिंग एन एसेट, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया, इसलिए हम लोग यहां पर उसका बात नहीं कर रहे हैं। अर्चना, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर नाउ। कॉस्ट का मतलब पहला डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, पहला और लास्ट में क्या प्रॉब्लम, दोनों डिफरेंस में, दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? पहला डेफिनेशन था कॉस्ट इंकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, सेकंड था कि प्रोडक्ट के कारण जो भी खर्चा हो रहा है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम बात करते हैं कोई भी खर्चा जो मेरे ऑफिस में हो रहा है, देखो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, एक होता है उनका फैक्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक होता है ऑफिस जहां पर सारा हिसाब किताब रखते हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जहां पर एचआर डिपार्टमेंट है, जहां कंपनी के बॉस बैठे हुए हैं, सारा काम हो रहा है, लॉजिस्टिक्स जहां से काम हो रहा है, और एक होता है शोरूम जहां से अल्टीमेटली कस्टमर को सामान बेचा जाता है। तुम बोला जो भी कॉस्ट लग रहा है किसके कारण? मैन्युफैक्चरिंग के कारण। मतलब तुम क्या बोलना चाह रहा है? जितना खर्चा सर फैक्ट्री में लगेगा उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। तुम्हारे डेफिनेशन के साथ तो यही हुआ ना कि जितना खर्चा फैक्ट्री में लग रहा है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, जो खर्चा ऑफिस में लगता है या जो खर्चा शोरूम में लगता है, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है? अरे आता है, क्या बात कर रहे हैं? भूल के कैश फ्लो स्टेटमेंट? फिर आप ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो खर्चा होता है। तो ऑफिस में जितना भी खर्चा हो रहा है वो तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए हो रहा है, चाहे ऑफिस का खर्चा हो चाहे शोरूम का खर्चा हो, सभी आते हैं। अच्छा, एक और, ये सब छोड़ो, भूल जाओ अकाउंट्स, भूल जाओ अकाउंट्स, नॉर्मल बात करते हैं। क्या लगता है तुमको, हम कस्टमर से जो मेरे ऑफिस में सैलरी हम पेमेंट कर रहे हैं अकाउंटेंट को, मेरा सीए बैठा ऑफिस में, मेरा शोरूम का जो सैलरी सेल्समैन है उसको हम जितना सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, क्या हम इसका पैसा कस्टमर से रिकवर करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते होंगे। बट तुम्हारे हिसाब से तो नहीं करते होंगे, क्योंकि तुम तो बोल रहा है कि कॉस्ट का मतलब होता है खाली प्रोडक्शन का खर्चा। क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तब तो सेलिंग प्राइस आता है। तो तुम तो कॉस्ट में खाली फैक्ट्री का खर्चा लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो सारा खर्चा जो या तो प्रोडक्शन के कारण हो, या एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हो, या सेल्स के कारण भी हो, वो सारा खर्चा क्या है? कॉस्ट है। करेक्ट। मतलब रॉ मटेरियल के खरीदने से लेकर फिनिश्ड गुड्स के बेचने तक जो जो मेरा खर्चा होता है वो सारा कॉस्ट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो एवरीवन? बाकी लोग बताएंगे, सभी को क्लियर है इस बारे में? यस और नो? वो सारा क्या है? कॉस्ट। देखो, हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग एज ऑफ नाउ। दो वर्ड होता है। आप आज तक क्या पढ़ के आए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट अब आप क्या पढ़ने वाले मेरे से? कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। आपका पेपर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग स्टिल नाउ दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली।
बट यस अलोंग विद दैट यू आर स्टडिंग व्हाट, कॉस्ट अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ना चालू किया, आप क्लास 11 से पढ़ते हुए, क्लास 11 से आप जो पढ़ते हुए आए हैं वो क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? आप क्लास 11 से जो पढ़ते हुए आए बस उसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं कि तुम क्यों कर रहा है ये सब, क्यों, क्यों लेजर, क्यों ट्रायल बैलेंस, क्यों, व्हाई? तो उसके लिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला आप, वापस बोलो। टू नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब, और एक जवाब बहुत एकदम सटीक जवाब आया, टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस एक ही होता है, पर्पस दो होता है रादर। नंबर वन, टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड नंबर टू, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। कोई बताएगा ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, वेरी गुड, क्योंकि अकाउंट्स नहीं पढ़े तो हम डिटेल में नहीं जा रहे, हमको शॉर्ट में खाली जानना है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब नेट प्रॉफिट, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड पीएल, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड पीएल, यस और नो एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड पीएल। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है टू नो प्रॉफिट एंड माय पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर कॉस्ट, अच्छा अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? यस रिजुल गर्ग, हेलो, लेट मी नो कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब बताइए, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, वेरी गुड, हिसाब रखना। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब रखना, ठीक है। हिसाब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब पैसा का हिसाब रखना। बट हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम लोग भी हिसाब रखेंगे, लेकिन किसका? कॉस्ट का, कॉस्ट का, कि हम लोग का जो प्रोडक्ट के पीछे जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी खर्चा लग रहा है उसका हिसाब रखने को क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, करेक्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है तुमको समझ में आ चुका होगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? इससे क्या समझ में आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट, मतलब मेरे प्रोडक्ट के पीछे कितना खर्चा लग रहा है वो जानने में मैं इंटरेस्टेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? वी आर इंटरेस्टेड टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो पूरे सिलेबस में आइदर वी विल टॉक अबाउट कि एक प्रोडक्ट के पीछे मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, या फिर सर्विस के पीछे। कॉस्ट अकाउंटिंग करते कौन है? या तो मैन्युफैक्चरर करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। सो व्हाई नॉट रिटेलर्स? क्योंकि उसके हाथ में कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि उसको जिस दाम में मिलेगा होलसेलर से उसके लिए कॉस्ट तो वही होगा। यस डेफिनेटली आएगा, वो बैच भी आएगा, ठीक है। हम लोग का पर्पस क्या होता है? प्रोडक्ट का कॉस्ट जानने का। ऑब्वियसली और भी पर्पस है। अब अगर कॉस्ट जान गए तो हमको उससे क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस में मालूम चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना अपने को। बट मेन पर्पस क्या है? प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। ये हम लोग का पर्पस है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का। और एक प्रोडक्ट का कॉस्ट, जिस तरह, एक बात बताओ, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या था? टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसके लिए तुम क्या बोला? हम लोग क्या बनाते? ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। तो तुम बचपन में क्लास 11 में तुम ट्रेडिंग पीएल बनाने सीखा था। वैसे ही तुम तो कॉस्ट आज पहली बार पढ़ रहे,
अब ये अलग बात है, कुछ बोलेंगे नहीं सर मेरा तो बोर्ड, हम तो स्टेट बोर्ड से थे तो मेरा तो सब्जेक्ट था, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट सीए के करियर में आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं दिस सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर तुमको ये सिखाया जाएगा कि कॉस्ट निकाल कर प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट में क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट निकालकर प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग कहां सीखेंगे, कॉस्ट शीट। वन क्वेश्चन इज द यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइफ, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। अगर तुम बिजनेस करता है, अगर तुमको ये नहीं पता कि एक प्रोडक्ट में कॉस्ट कैसे कैसे लगाया जाता है, अच्छा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमेशा, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज दो जगह से होगा, दो केस से, या तो सेल्स बढ़ा लो या कॉस्ट कम कर लो। अगर तुमको ये नहीं पता कि कॉस्ट लगता कैसे है तो तुम कम कैसे करोगे, समझ में आया। तो ये दो पार्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या सीखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग ही सीखेंगे कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखेंगे कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कॉस्ट चार्ज कैसे होता है, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें। समझ में आया। एंड दैट्स द हाईली, अब अगर तुम जॉब भी करेगा, तुम्हारा तुम जिसके लिए काम कर रहा है उसके लिए तुमको कॉस्ट कंट्रोल करना है, उसके लिए कॉस्ट का रिकॉर्डिंग करना है ताकि तुम कॉस्ट कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, इसलिए इट्स हाईली इंपॉर्टेंट इन एवरी सीए's लाइफ। एनीवेज हम लोग लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग लिखो, in financial accounting we prepare trading and PL account to calculate profit earned during a financial year. In the same way, we also prepare a statement in cost accounting to calculate cost and profit for a particular period. This statement is known as cost sheet. This statement is known as cost sheet. क्लियर है। तो हम लोग क्या बोले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं। ऑल्दो तुम लोग एडवांस अकाउंटिंग में अब खाली कंपनी का ही बात करते हैं हम लोग, इसलिए उसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं। ठीक है, बट पहले ट्रेडिंग पीएल बोलते थे, बट हम लोग को उतना रिक्वायर्ड नहीं कॉस्टिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बात। टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, राइट। इन द सेम वे वी ऑल्सो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग,
ताकि हम लोग कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकाल सके पर्टिकुलर पीरियड का। नाउ थोड़ा डिफरेंस समझो एक चीज, देखो आप कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस। अच्छा किसी कंपनी का अगर हम पैसा लगाते हैं किसी कंपनी, मान लो रिलायंस में, तो ऑब्वियसली एज एन शेयर होल्डर वो लोग हमको क्या करता है, हर साल एनुअल रिपोर्ट भेजता है। तो एनुअल रिपोर्ट में क्या लगता है तुमको, रिलायंस का कॉस्टिंग कितना पड़ता है सामान बनाने में, वो लोग उसमें लिखता है कि नहीं लिखता है? नहीं अरे अगर लिखना ही चालू कर दे तब तो एयरटेल वाला उससे कम कॉस्ट में लाके मार्केट खराब ही कर देगा। कॉस्ट कभी लिखा हुआ नहीं होता है, कॉस्ट कभी लिखा हुआ नहीं होता है। हाँ, ओवरऑल खर्चा कितना लग रहा है नहीं लग रहा है वो हम बताएंगे। हाँ ओवरऑल मेरा इतना एक्सपेंस है, ओवरऑल इतना इनकम है, बट एक प्रोडक्ट बनाने में मेरे को एक जियो का तुमको इंटरनेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम उसके लिए 599 चार्ज कर रहे हैं, बट उसके कारण जियो का खुद का खर्चा कितना है वो वहां लिखा हुआ नहीं होगा कभी। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑलवेज फॉर इंटरनल पर्पस, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बोथ फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। करेक्ट? इसीलिए हम एज ये इंटरनल पर्पस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मेरा जब मन हम तब कॉस्ट शीट बना सकते हैं। हमको लगता है एक दिन का बनाना हम एक दिन का बनाएंगे, हमको लगता है हर वीक बनाना हम हर वीक बनाएंगे, हमको एक महीने का लगेगा हम एक महीने का बनाएंगे। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर दिन का कोई कंपनी बनाता नहीं है। हाँ वो अलग बात है, सॉफ्टवेयर आजकल हो गया है जहां तुम जर्नल पास करो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बन जाएगा सॉफ्टवेयर के कारण, बट फिर बैठ के हमको अमेंडमेंट तो करना ही पड़ता ना, वेरियस एडजस्टमेंट्स का पास करके। वो तो ईयर एंड में ही होता है, या बड़े बड़े कंपनीज है तो लोग क्वार्टरली बेसिस में करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि हर दिन में बैठ के हर दिन हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, वो नहीं होता है। बट कॉस्ट शीट जो है यू कैन प्रिपेयर एनी डे एनी मोमेंट, बिकॉज ये कंपनी के लिए क्या है, इंटरनल पर्पस के लिए। क्लियर है बात को यहां तक? सभी को यहां तक क्लियर है क्या? अब अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग कुछ कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, हम लोग उसमें फाइनल अकाउंट्स में नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ही बात करते थे और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ही बात करते थे। आप कह रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए आप अकाउंट बनाते थे, उस अकाउंट का नाम था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबको याद आ रहा है क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको ध्यान है क्या? जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे, क्या आपको वो याद है? कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है ना वो तुमको लगभग वही दिखेगा। तुम बोलेगा सर ये तो वही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बात कर रहे हैं आप। हाँ बस लिखने का तरीका अलग है। नहीं तो तुम बोलेगा सिमिलर एकदम बात हो रहा है वहां पर, ठीक है? तो यू विल फाइंड इट वेरी सिमिलर टू दैट। नाउ अब यहां पर कुछ कॉस्ट का क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है। क्या लिखा हो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन बाय रिलेशनशिप टू द एंड प्रोडक्ट। ये वर्ड छोड़ दो, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस है, दैट इज कॉस्ट। हम लोग बोलते हैं कोई भी कॉस्ट, जितना भी खर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, कॉस्ट दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट एंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ना किसी कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कब बोलते हैं? बोलता किसी कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट तब बोलते हैं व्हेन कॉस्ट इज डायरेक्टली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन द कॉस्ट इज डायरेक्टली and economically identified with the unit of production. So what is the meaning of it? देखो सिंपल भाषा में अगर बोले ना, किसी भी कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट तब बोलेंगे जब वो कॉस्ट प्रोडक्ट में तुमको दिखता हो। जब वो कॉस्ट प्रोडक्ट में तुमको दिखता हो, ऐसा कोई कॉस्ट जो प्रोडक्ट में दिख रहा है, मतलब वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे मान लो आज हम टी शर्ट का बात करते हैं, इस टी शर्ट में क्या क्या कॉस्ट है जो तुमको दिख रहा है? इस टी शर्ट में ऐसा कौन कौन सा कॉस्ट है जो तुमको दिख रहा है कि सर ये खर्चा तो लगा ही है, ये भी खर्चा लगा ही है? क्या क्या कॉस्ट तुमको दिख रहा है? अच्छा एक बात आया, देखो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है? सबसे पहले कपड़ा दिख रहा है, ठीक है?
सबसे पहला बात आ रहा है कपड़ा, ये हमको दिख रहा है सर, तो इसका मतलब कपड़ा क्या हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा तुमको क्या दिख रहा है, थ्रेड, उतना ढंग से थ्रेड तो नहीं दिख रहा है, अगर तुमको थ्रेड दिख जाए तब दर्जी का दोष है फिर तो, कि इसको फिनिशिंग का काम करना ही नहीं आता है ना। और क्या दिख रहा है, बटन, बटन तो दिख रहा है सर। अच्छा लेबर काम किया है इसमें, दर्जी काम किया है इसके ऊपर, ये तो ठीक है दिख नहीं रहा है लेकिन पता है ना कि दर्जी काम किया है। डाई, तो ऐसे करके बहुत सारे खर्चा का बात आ रहा है। बट क्या लगता है तुमको, क्या इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, और भी खर्चा हुआ होगा। दर्जी जहां काम कर रहा होगा वहां लाइट पंखा ऐसे चल रहा है, दर्जी जिस मशीन से काम कर रहा है उसका डिप्रिसिएशन। अच्छा हम कौन सा दर्जी से खरीदे, हम तो कोई शोरूम से खरीदे, शोरूम का जो सेल्समैन उसका सैलरी, ऑफिस में जिस कंपनी से खरीदे हैं उस कंपनी का अकाउंटेंट लोग का खर्चा, जिस कंपनी से खरीदे हैं उसका नाम कहीं सुने होंगे तब गए होंगे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। तो ये सब खर्चा तो हमको दिख नहीं रहा है, तो जो खर्चा हमको प्रोडक्ट में दिखता ही नहीं है वो तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन थोड़ा सा कुछ और बात है, ढंग से देखना होगा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड, दो चीज लिखा हुआ है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। सर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड मतलब जो आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है आंख से उसको बोलते हैं डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड मतलब क्या हुआ, मनी वाइज आप आइडेंटिफाई कर पाओ। मनी वाइज आइडेंटिफाई का मतलब इस शर्ट में तो हमको दिख तो रहा है कि कपड़ा लगा है, क्या हमको पता होगा क्या कितना मीटर कपड़ा लगा है। हाँ अरे कैसे नहीं पता होगा, मेरा साइज मेरे को नहीं पता क्या, मेरे को तो पता है ना कि मेरे एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और पर मीटर रेट कितना है वो तो मार्केट से तुरंत मालूम चल जाएगा। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए कितना रुपया का मेरा क्लोथ का खर्चा है ये हमको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, ये हमको मालूम होगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफिकेशन, कि मनी वाइज क्या बता पाएंगे एक शर्ट के कारण वो खर्चा कितना रुपया का हुआ है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड। दर्जी का बात करते हैं, एक टी शर्ट बनाने के लिए दर्जी को 3 घंटा लगता है, दर्जी का रेट तो फिक्स होगा ना कि भाई तेरे को एक शर्ट का इतना रुपए देंगे, या फिर पर आवर तुमको इतना रुपए मिलेगा काम करने के लिए। तो अगर एक शर्ट बनाने में 3 घंटा लगता है और पर आवर रेट लेबर का फिक्स्ड है, तो हमको पता है ना एक शर्ट के कारण हम दर्जी को पेमेंट कितना कर रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं, तो पता है। इसका मतलब दर्जी का जो खर्चा है वो भी क्या हो जाएगा, वो दोनों कंडीशन सेट हो गए ना, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो ही रहा है कि दर्जी काम के, दूसरा हम इकोनॉमिकली भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब तीसरा बात आता है बटन का, एक और एग्जांपल ले लेते बटन का। अब क्वेश्चन आता है कि बटन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि इनडायरेक्ट। दिख तो रहा है बटन सर, सर इस टी शर्ट में 3 बटन लगा हुआ है, अगर मार्केट में एक एक बटन का कॉस्ट अवेलेबल है तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लगता है तुमको कि नहीं सर मार्केट में एक एक बटन मिलने वाला नहीं है, एक बटन का कोई रेट नहीं है, खरीदना पूरा डब्बा खरीदना पड़ता है, खरीदना है तो पूरा डब्बा खरीदना पड़ता है, तब तो एक बटन 3 बटन के कारण मेरा खर्चा कितना लगेगा ये हमको मालूम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अब बोलिए, यू बोलिए हाँ कैसे हाँ बोल रही है, बोले हम बैठ के ना इतना हम बहुत फ्री बैठे हैं, हम क्या करेंगे पूरे डब्बा सारा बटन निकालेंगे, हम एक एक करके गिनेंगे सर कितना बटन है। अच्छा एक बटन का हमसे 10 रुपए, मतलब एक डब्बा का हमसे 10 रुपया कर लिया गया है, 100 बटन है, 100 बटन पहले गिनेंगे, 100 बटन है, अच्छा मतलब एक बटन का 10 पैसा हो गया, तो 3 बटन का हो गया 30 पैसा, तो मालूम चल गया ना सर। तो ऐसे अगर कोई फ्री बैठा है तब हाँ उन दैट केस बटन तो क्या है डायरेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी बोलता है कि नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट फिजिबल फॉर मी टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ बटन, क्योंकि मार्केट में एक बटन इंडिविजुअल बटन मिलता नहीं है, तब इन दैट केस ये बटन का कॉस्ट उसके लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। समझ में आया। थ्रेड, एक शर्ट बनाने के लिए, अच्छा दुकान में थ्रेड काट काट के मिलता है कि पूरा एक रोल लेना पड़ता है, कम से कम एक रोल तो लेना ही पड़ेगा।
तुमको क्या लगता है एक शर्ट में जितना थ्रेड लगता है मापते हैं पहले? अच्छा कितना शर्ट में एक लग रहा है थ्रेड, और उसका फिर हम पूरा थ्रेड का रोल खोलते हैं, कितना मीटर पूरा है, उसमें से कितना लग रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब एक शर्ट के कारण कितना रुपया का थ्रेड लग रहा है ये कभी भी मालूम चल सकता है क्या? ये कभी नहीं मालूम चल सकता है। इसलिए थ्रेड मेरा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। तो किसी चीज को डायरेक्ट कॉस्ट होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन डायरेक्टली आइडेंटिफाइड एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड। मतलब हमको जो दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन जो दिख रहा है क्या उसका कॉस्ट तुम बता पाएगा मेरे को? तुम बोलेगा थ्रेड दिख रहा है, बट इसमें थ्रेड कितना रुपया का थ्रेड लगा बता पाएगा क्या? वो हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए थ्रेड मेरे लिए क्या हो जाएगा तब? इनडायरेक्ट। एक क्वेश्चन आया, इज मैनुअल लेबर भी कंसीडर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट? मैनुअल लेबर का मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? दर्जी का बात कर रहे हो जो मेरा एग्जाम्पल था? तो मेरे केस में दर्जी तो क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट ही होगा, बिकॉज दर्जी तुम प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बट एक फैक्ट्री में जो मैनेजर बैठा है, जो सारे लेबर को देख रहा है, क्या हम इस शर्ट को देख के बोल पा रहे हैं कि हाँ हाँ एक मैनेजर हुआ होगा पक्का? वो तो इस प्रोडक्ट को देख के नहीं बोल पा रहा है। इसलिए सुपरवाइजर का जो खर्चा हो गया या फैक्ट्री का मैनेजर का जो खर्चा हो गया वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट होगा। सबको समझ में आया? डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? बाकी लोग बताएंगे। सभी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लियर है क्या? एवरीवन यस और नो? तो यहां वही एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि द टर्म डायरेक्टली मींस इंस्टेंटली और स्पॉन्टेनियसली, मतलब दिखे हमको प्रोडक्ट में। एंड इकोनॉमिकली मींस कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एज डायरेक्ट कॉस्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हम प्रोडक्ट को देख के बोल पाए कि कितना कॉस्ट लगा उसके पीछे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कि क्लोथ इन द मेकिंग ऑफ शर्ट क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि उनको पता है एक शर्ट में कितना क्लोथ लगा है और उसका रेट कितना है। लेदर इन द मेकिंग ऑफ शू, एक शू बनाने में कितना लेदर लगेगा पता है, उसका रेट भी पता होता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन थ्रेड क्या होगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कितना थ्रेड लगा है इनटू द प्रोडक्शन, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा, डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल, तभी वो क्या होगा? डायरेक्ट। कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यहां वही समझा रहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तो डायरेक्ट होगा, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तब वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ गया क्या सभी कोई? 100%। अच्छा, इस चैप्टर में एक टर्म आपको बता रहे, ऑल्दो ये टर्म आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी सुना होगा। डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम होता है प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम होता है ओवरहेड्स। ये दोनों नाम हर स्टूडेंट सुना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उस फॉर्मेट में प्राइम कॉस्ट वर्ड भी आता था और ओवरहेड्स नाम भी आता ही था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या है? ओवरहेड्स। और डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। अब एक और क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है, एक और क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है। बट क्लासिफिकेशन बाय द नेचर ऑफ द कॉस्ट, क्लासिफिकेशन बाय द नेचर ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट के नेचर के बेसिस में बात हो रहा है। बट कॉस्ट के नेचर के बेसिस में कोई भी कॉस्ट तीन तरह का होता है। वन इज कॉल्ड मेटेरियल कॉस्ट, वन इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट, वन इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी क्या क्या खर्चे का बात किया? आपने एक खर्चे का बात किया कपड़ा, दूसरा खर्चा का आपने क्या बात किया? थ्रेड, तीसरा खर्चा बटन, चौथा दर्जी, पांचवा आपने इलेक्ट्रिसिटी का बात भी किया था, छठा आपने डेप्रिसिएशन का बात भी किया था, और आपने सेल्समैन का सैलरी का बात भी किया था, आपने एडवर्टीजमेंट का बात किया था। बोले सारे खर्चे को ना हम तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक हो गया मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट का मतलब वो सारे खर्चे इसमें से मेटेरियल कॉस्ट होंगे जो फिजिकल चीज है, जिसको हम छू सकते हैं और जो प्रोडक्ट में लगता हो। देखो यहां लिखा है फिजिकल थिंग दैट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। वो टेंजिबल चीज जो प्रोडक्ट में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मेटेरियल कॉस्ट। जैसे कि क्लॉथ क्या होगा? मेटेरियल कॉस्ट। थ्रेड क्या होगा? मेटेरियल कॉस्ट।
बटन क्या होगा? मेटेरियल कॉस्ट, टैंजिबल चीज है ना, छू सकते हैं उसको। लेबर, तो वो चीज थोड़ी ना है, वो तो इंसान है। दर्जी तो लेबर कॉस्ट हो गया। लेबर कॉस्ट बहुत सिंपल है, जो भी इंसान है उनके कारण जो जितना भी खर्चा है वो सारा क्या होगा? लेबर कॉस्ट। सेल्समैन का सैलरी लेबर कॉस्ट, दर्जी का वेजेस लेबर कॉस्ट, एचआर मैनेजर का सैलरी लेबर कॉस्ट, अकाउंटेंट का सैलरी लेबर कॉस्ट, जो भी इंसान के कारण खर्चा है। तो ये लिख रहा है मॉनेटरी रिवॉर्ड पेड टू द वर्कफोर्स, वो सारे क्या है? अच्छा, कॉस्टिंग में पता है कंपनी के चेयरमैन से लेकर दर्जी तक सब कौन है? लेबर है, सब लेबर। मतलब चेयरमैन को सैलरी देंगे वो भी लेबर कॉस्ट ही होगा, और दर्जी को जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी क्या होगा? लेबर कॉस्ट होगा। तीसरा क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बोलता जो ना तो फिजिकल चीज है और ना वो इंसान का बात हो रहा है, बाकी कोई और खर्चा अगर है तब वो क्या है? एक्सपेंसेस। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है? रेसिडुअरी कैटेगरी, रेसिडुअल, बचा कुचा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कोई टैंजिबल चीज तो है नहीं, तो छुएंगे तो करंट लग जाएगा। दूसरा, वो कोई लेबर नहीं है, इसलिए वो किस में आएगा? एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, वो मेटेरियल तो है ही नहीं, ना वो कोई लेबर का बात हो रहा है, इसलिए वो भी क्या होगा? एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट, करेक्ट, एक्सपेंसेस, बिकॉज इट इज नाइदर मेटेरियल नॉर इट इज लेबर, तो ये भी क्या होगा? एक्सपेंसेस। तो जो मेटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो सारा क्या होगा? वो एक्सपेंसेस हो जाएगा। करेक्ट है सर? इसका मतलब एक बात बताइए, आपने क्लॉथ को भी मेटेरियल बोला, आपने थ्रेड को भी मेटेरियल बोला, आपने बटन को भी मेटेरियल बोला। सो आर यू ट्राइंग टू से कि मेटेरियल कॉस्ट दो तरह का होता है, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, वन इज इनडायरेक्ट? आई एम यस, बिकॉज जो क्लॉथ है और बटन है, कुछ हद तक बटन, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, और जो थ्रेड है वो तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। तो अगर कोई मेटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। अगर कोई मेटेरियल कॉस्ट इनडायरेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। सिमिलरली हम लोग लेबर कॉस्ट में बात की, दर्जी का, एचआर मैनेजर का और सेल्समैन का, इसमें से कौन सा डायरेक्ट है? सिर्फ दर्जी का, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और बाकी सबका क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक्सपेंसेस में तो कोई भी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट होने के लिए प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? सारे इनडायरेक्ट है, बट दुनिया में डायरेक्ट भी होते हैं। बहुत कम एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसके बारे में। बट तुम अभी के लिए ध्यान रखो कि एक्सपेंसेस भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। Carriage inwards with direct expenses. हाँ, वेरी गुड, कैरेज इनवर्ड, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं कि कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल, ठीक है? सो क्लोथ इन द मेकिंग ऑफ शर्ट इज अ मेटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली। वेजेस जो टेलर को, दर्जी को दे रहे हैं, वो क्या हो गया? लेबर कॉस्ट। रेंट इन द ऑर्गेनाइज, ऑब्वियसली रेंट इज नाइदर मेटेरियल नॉन लेबर, तो वो क्या होगा? एक्सपेंसेस। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब तीसरा कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बाय द फंक्शन और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बेसिस में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है फैक्ट्री, जहां पर क्या करते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। दूसरा होता है ऑफिस, जहां पे एचआर वाले, अकाउंटेंट्स बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और तीसरा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब शोरूम, शोरूम, राइट? जैसे एक बात बताओ, कपड़ा, क्लोथ का खर्चा कहां पर होगा? फैक्ट्री में, मार्केटिंग में, कि एडमिन डिपार्टमेंट में? उसका खर्चा फैक्ट्री में होगा. इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन फैक्ट्री इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट, एक बात बताओ, मैंने डायरेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन क्या? देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस होने के लिए पहले डायरेक्ट कॉस्ट तो होना पड़ेगा, तब तो तुम उसको डायरेक्ट बोल सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या था? जो तुम प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर पाओ,
क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी को बता पाएगा कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यूज इन फैक्ट्री इज नॉट डायरेक्ट, इट्स इनडायरेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्ट्री में जितना भी खर्चा होगा सारा डायरेक्ट खर्चा ही होता है। ठीक है, पहले बताओ ना, अभी तुमको समझ में आ जाएगा तुरंत। कपड़ा कहां लगता है? अच्छा एक मिनट, हाउ इज थ्रेड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव? knowing the amount of thread consumed to prepare a shoe knowing the amount of thread consumed to prepare a shoe is essential. If you don't know how much thread is needed to make, now देखो, you cannot generalize it. अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर थ्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमको पता होना चाहिए, अच्छा तुमको ये पता जरूर है कि एक थ्रेड बनाने में, तुम अगर ऐसा बोलेगा कि सर हमको एक शू बनाने में कितना थ्रेड लगना चाहिए, हमको पता रहता है, बट कितना थ्रेड लगना चाहिए उतना थ्रेड तो मार्केट में नहीं मिलेगा, तुमको पूरा रोल मिलेगा। तुम बोलेगे नहीं सर हमको ये भी पता होता है कि एक रोल के अंदर में कितना थ्रेड है, तो हम तो हमें मतलब यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हम तो बता देंगे एक शर्ट के कारण कितना थ्रेड मेरा लग रहा है। तो तुम ऐसा अगर बोलेगा तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, तब तुम थ्रेड को ले लो डायरेक्ट। बट इफ वी जनरलाइज इट तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, थ्रेड इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, इट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो क्वेश्चन अगर इतना कहानी तुमको बोल देगा कि नहीं कि थ्रेड हमको पता है कितना है और हमको ये भी पता है कि एक रोल में कितना होता है, तब तुम मानेगा थ्रेड को डायरेक्ट। बट तुमको पता है इतना सारा कहानी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा, क्या एक रोल में इतना होता है, हमको पता है इसमें इतना शर्ट चाहिए, वो नहीं होने वाला है। इफ यू टॉक जनरली तो दैट्स डेफिनेटली इट्स अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कुसुम। नाउ तो हम लोग कहां थे लास्ट? हाँ, क्लोथ को लेकर। क्लोथ का खर्चा कहां लगता है? फैक्ट्री में सर। प्रोडक्शन फैक्ट्री में होगा तो क्लोथ कहां चाहिए? फैक्ट्री में। बटन से खर्चा कहां होता होगा? फैक्ट्री में। और दर्जी कहां काम कर रहा है? फैक्ट्री में। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है कि सर जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारा कहां लग रहा है? फैक्ट्री में ही लग रहा है। ऐसा कभी होगा कि दर्जी बैठ के ऑफिस में काम करेगा? नहीं सर। ऐसा कभी होगा क्या कि मशीन रहेगा शोरूम में प्रोडक्शन के लिए? ऐसा कभी नहीं होगा सर। इसका मतलब क्या हुआ, एक बात तो क्लियर हो गया कि सारा डायरेक्ट कॉस्ट कहां लगना है? फैक्ट्री में ही लगना है। डज दैट मीन कि फैक्ट्री में कोई इनडायरेक्ट खर्चा नहीं हो सकता? आंसर इज नो। अब मान लो मेरा फैक्ट्री जहां पर है ना वो ओन्ड नहीं है, वो रेंट में लिया हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन है फैक्ट्री का रेंट इज इट अ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट? फैक्ट्री का रेंट व्हाट डू यू थिंक, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं सर। एक प्रोडक्ट के कारण कितना रेंट लग रहा है थोड़ी बोल सकते हैं, वो तो महीने का रेंट लग रहा है, एक महीने में हम कितना बना रहे हैं हमको क्या पता है? इसलिए रेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट कि इस पर्टिकुलर शर्ट के कारण कितना रेंट लग रहा है, तो रेंट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। बट फैक्ट्री का रेंट किसका खर्चा होगा? फैक्ट्री का, मार्केटिंग का, कि एडमिन का? बट ऑब्वियस फैक्ट्री का। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्री में दो तरह का खर्चा लगता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कहां लगता है? फैक्ट्री में। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर मार्केटिंग में और एडमिन में जितना भी खर्चा लगता है वो सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मार्केटिंग में और एडमिन में जितना खर्चा लगता है वो क्या लगता है? इनडायरेक्ट। अच्छा ऑब्वियस बात है, एचआर का सैलरी, अकाउंटेंट का सैलरी, दिस कैन नॉट बी डायरेक्ट, दिस इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। इसलिए मार्केटिंग और एडमिन में जितना भी खर्चा लगता है हमेशा क्या होता है? इनडायरेक्ट ही होता है। क्लियर है बात को? और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? ओवरहेड्स। मतलब ओवरहेड्स कहां लगता है? तीनों में लगता है। ओवरहेड्स कहां लगता है? तीनों में। हाँ, ओवरहेड्स अगर फैक्ट्री में लगता है तब उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर ओवरहेड्स लगता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
और अगर ओवरहेड मार्केटिंग के कारण लगता है तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को हम क्या करते हैं? डिलीवरी तो करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन। अमेजन वगैरह देता है ना डिलीवरी, होम सर्विस देता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी, उसको बोलेंगे। इसलिए क्या नाम है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैंने अपने नोट्स को थोड़ा सा मैथ्स के लैंग्वेज में लिख दिया, बीइंग अ मैथ्स टीचर ऑफ सीए फाउंडेशन, तो मैथ्स का लैंग्वेज आ गया यहां पर। कैसा देखो लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन ए बी एस सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में यूज करते हैं। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जब दो चीज साथ में नहीं हो सकता तब बोलते हैं ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन ए और बी साथ में नहीं हो, साथ में हो सकता है, तो हो सकता है ना। याद करो, जैसे क्लासिफिकेशन ए जो था उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बात कर रहे थे, बट जब हम क्लासिफिकेशन बी का बात किए तब इसमें भी तो लाए कि मेटेरियल कॉस्ट दो तरह का हो सकता है, वन इज डायरेक्ट वन इज इनडायरेक्ट। तो क्लासिफिकेशन बी के अंदर तुम क्लासिफिकेशन ए को भी तो लाए, इसलिए यहां लिखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब सब साथ में हो सकता है, कोई काम का नहीं, ऐसे ही थोड़ा मैथ्स का फील रखने के लिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या यहां तक बेसिक बात समझ में आया? क्योंकि यहां तक अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारे लिए कॉस्ट शीट बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं होगा। बताएंगे सभी को क्लियर है क्या? अभी मैंने तुमको एक बात बताया था, देखो कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोग दो कैटेगरी बना के रखते हैं। कितना कैटेगरी? दो कैटेगरी। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऐसा है कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? सारे डायरेक्ट कॉस्ट को दिखाते हैं, और सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं? हम लोग सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को दिखाते हैं। क्लासिफिकेशन बी के हिसाब से आपको ध्यान होगा कि कॉस्ट तीन तरह का था, वन वाज मेटेरियल कॉस्ट, वन वाज लेबर कॉस्ट, वन इज एक्सपेंसेस। तो हम बात किए थे कि मेटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और एक्सपेंस दो तरह का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कॉस्ट कितना है टोटल एक बार में लिखते हैं। हम लोग अब क्लासिफाई करेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ गया? तीन चीज आ गया, एक आ गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक आ गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम तीन आइटम दिखाते हैं कि मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, फिर हम दिखाते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना लगा, और फिर हम क्या दिखाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगा। हम जब इन तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर प्राइम कॉस्ट। अब याद करो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट में भी तो पहले यही दिखाते थे, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, और तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बोलते थे। यहां भी वही बोल रहे हैं, समझ में आया? इसके बाद हम क्या दिखाते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट को। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड्स को ना हम जो क्लासिफाई करते हैं वो फंक्शन, वो डिपार्टमेंट के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं। कि जो फैक्ट्री का ओवरहेड्स है तो एक हेडिंग बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा हेडिंग आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा हेडिंग आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मतलब जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम क्लासिफाई किस बेसिस में करते हैं? नेचर के बेसिस में। और जितना इनडायरेक्ट कॉस्ट है हम उसको क्लासिफाई डिपार्टमेंट के बेसिस में करके सारा कॉस्ट जोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाता है अपने को? टोटल कॉस्ट। फॉर्मेट इतना ही नहीं है, मैं तुमको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं कॉस्ट शीट का। बट क्या यहां तक बात आपको समझ में आया कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किस तरह से? सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन एक बार में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट कॉस्ट को क्लासिफाई करते किस बेसिस में? नेचर के बेसिस में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इतना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतना, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। और फिर सारे ओवरहेड्स को दिखाते हैं। ओवरहेड से क्लासिफाई किस बेसिस में करते हैं? डिपार्टमेंट के बेसिस में। पहले फैक्ट्री का कितना ओवरहेड्स है, फिर ऑफिस का कितना ओवरहेड्स है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना ओवरहेड्स है। अब यहां पे
क्योंकि तुम्हारे सामने क्या होगा, तुम्हारे सामने ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतना, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग आइटम दिया हो रहेगा, तुमको देख के आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, या वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, या वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, किस में आएगा, वो तुमको आइडेंटिफाई करना है। दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो इसलिए मैंने कुछ लिस्ट दिया है अलग अलग हेडिंग के अंडर में, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये सारे आइटम्स तो कम से कम हम लोग ध्यान रख लेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। नाउ अब याद करो फाउंडेशन का, या अगर कोई डायरेक्ट एंट्री से तो आप याद करो द फर्स्ट ईयर आपने एक इन्वेंट्री बोल के चैप्टर पढ़ा था। इन्वेंट्री वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीज को लेना चाहिए, और अभी सीए इंटर में आप AS2 के नाम से पढ़ेंगे। ये किसके अंदर पढ़ेंगे आप, AS2 में। ऑल्दो आप ये पढ़ के आए, हम लोग ये पढ़ के आते हैं कि जो परचेज कॉस्ट है मटेरियल का, वो तो है ही मटेरियल कॉस्ट, लेकिन उसके अलावा उसको खरीदने के कारण जो भी अदर खर्चा लगता है वो सारे किस में आते हैं, वो इन्वेंटरी की कॉस्ट में आते हैं। सारे क्या आते हैं, उस मटेरियल के कॉस्ट में आते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए, सबको एग्री कर रहे हैं, बोलो हाँ कि नहीं। सारे फाउंडेशन वाले बताएंगे आप लोग एग्री कर रहे हैं, ये बात उन्होंने पढ़े हैं फाउंडेशन लेवल पे। इसीलिए उस समय आपको हम काटे नहीं, हम मतलब बाद में काटेंगे। आप जो बात की थी कैरेज इनवर्ड का, कैरेज इनवर्ड क्यों लगा, मटेरियल को परचेज करने के कारण। और मटेरियल को परचेज करने के कारण अगर कोई खर्चा होता है तब तो वो मटेरियल कॉस्ट में जुड़ता है, तब तो किस में आना चाहिए, वो मटेरियल कॉस्ट में आना चाहिए, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, क्या पढ़े थे हम लोग बचपन में फाउंडेशन में, या पहले क्या पढ़ के आए हम लोग, ये पढ़ के आए परचेज करने के कारण जो भी खर्चा होता है, चाहे लोडिंग का बात करो, चाहे अनलोडिंग का बात करो, चाहे फ्रेट का बात करो, वो सारे किस में आते हैं, उस मटेरियल के परचेज कॉस्ट में आते हैं। तब तो मटेरियल कॉस्ट में आना चाहिए ना। हाँ, ये अलग बात है, हम लोग आज तक, तुम्हारा गलत क्यों नहीं है, क्योंकि तुम आज तक अकाउंट्स में क्या करके आए, कैरेज इनवर्ड को हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाता था। लेकिन सही तरीका क्या है, अच्छा सबको हम लोग भी कराते थे वैसे ही, आज भी ऐसे ही कराते हैं। क्यों, क्योंकि बुक्स में आज क्लास 11 से लेकर टिल सीए फाउंडेशन में यही देखते हुए हैं। अगर बुक्स में ऐसा है तो हम लोग कराते वैसे हैं, क्योंकि मार्क्स अल्टीमेटली स्टूडेंट को चाहिए। बट अगर डेफिनेशन में जाएं तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि नहीं, खरीदने के कारण जो भी खर्च है वो सारा क्या होना चाहिए, उसके परचेस कॉस्ट में जाना चाहिए, और कॉस्टिंग उस बात को फॉलो करता है। इसीलिए इन लोग देखो यहां पर फ्रेट इनवर्ड को ही तो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। वो लोग किसमें रखा है, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, दे हैव फॉलोड AS2। जबकि एएस पार्ट किसका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फॉलो कौन कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहां देखो क्या लिखा, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट, मतलब सामान जो रास्ते से आ रहा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस यू नो, ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ, सामान रास्ते में आ रहा है, ट्रक कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसके लिए क्या करा के रखें, अपने सामान का इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस करा के रखें। तो अभी क्यों क्यों खर्चा लगा, परचेस करने के कारण। तो परचेस करने के कारण जितना भी खर्चा लगता है वो सारा क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, परचेस कॉस्ट से माइनस करते ही हैं, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, अगेन ये चीज हम लोग फाउंडेशन लेवल में सब हम लोग सब पढ़े हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, समझते हैं आप लोग, नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल का मतलब है कि जैसे अगर मान लो सामान का दाम है 100 रुपए, मैंने रॉ मेटेरियल खरीदा, कितने में खरीदा, 100 रुपए, 100 में खरीदा नहीं है, 100 उसका मतलब प्री जीएसटी वैल्यू है, उसमें जीएसटी लगा कितना, 10 रुपया, तो हम अगले को पेमेंट कितना किए, 110।
तब तो मेरा कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए। लेकिन पता है जब तुम इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना के बेचता है तो मान लो सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपये है प्री जीएसटी, जीएसटी इसमें 20 रुपया है, तो तुम कस्टमर से कलेक्ट कितना करता है? 220, जिसमें 200 तुम्हारा खुद का है और 20 रुपया गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट तुमसे 20 रुपए नहीं लेता है, गवर्नमेंट तुमसे 10 रुपए लेता है। क्यों? गवर्नमेंट बोलता है कि 20 रुपए में से तुम 10 रुपए तो ऑलरेडी मेरे को दे चुका है इनडायरेक्टली, तो तुमको मेरे को कितना देना? और 10 रुपए ही देना है। मतलब इन शॉर्ट, अच्छा हिसाब से तो तुम्हारा 10 और 20 30 लगना चाहिए था, बट लगा कितना? टोटल में कितना को तुम गवर्नमेंट को दे रहा है? 20 ही दे रहा है। मतलब ये वाला एक्चुअल में तुम पेमेंट कर रहा है या फिर तुमको ये वापस मिल जा रहा है गवर्नमेंट से? वापस मिल जा रहा है। तो जब ये तुमको वापस मिल जा रहा है तो ये खर्चा कैसे हो सकता है? खर्चा का मतलब जो पैसा गया, इसलिए एज ही तुमको रिफंड मिल जा रहा है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि गवर्नमेंट तुमको टैक्स का क्रेडिट दे रहा है, तुमको बेनिफिट दे रहा है, तो ये तुम्हारा कॉस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है, मान लो गवर्नमेंट बोलता नहीं तुमको 20 में देना पड़ेगा, तुमको कितना देना पड़ेगा? 20 ही देना पड़ेगा, तब तो ये 10 खर्चा लग गया ना मेरा। अगर गवर्नमेंट ये बोलता है कि नहीं ये 20 में पूरा देना पड़ेगा, तब तो क्या हुआ? ये 10 रुपए पूरा लग गया कि नहीं लग गया? पूरा लग गया, तब तो ये मेरा कॉस्ट है कि नहीं है? है। इसलिए यहां लिखा हुआ है अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तभी वो कॉस्ट में आएगा, बट अगर क्रेडिट मिल गया है तो वो कॉस्ट में नहीं आएगा। ठीक है एवरीवन, यस और नो? इसके बाद है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का बात करना, जिसमें पहले क्या लिखा हुआ? वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा ऑब्वियस सा बात है, वेजेस एंड सैलरीज मतलब किसका वेजेस एंड सैलरीज का बात हो रहा है? जो लेबर मतलब कौन से लेबर? दर्जी का बात हो रहा है, हम दर्जी का बात कर रहे हैं। अगर हम कोई फर्नीचर इंडस्ट्री वाले का बात करें तो जो राजमिस्त्री है, जो लोग बनाता है फर्नीचर, उनका बात हो, उनका वेजेस एंड सैलरीज का बात हो रहा है, सिर्फ उनका वेजेस एंड सैलरीज। अलाउंसेस एंड इंसेंटिव, हम लोग अपने दर्जी अपने डायरेक्ट लेबर्स को क्या करते हैं? इंसेंटिव वगैरह भी देते हैं अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। तो जो भी मेरा दर्जी के कारण में जितना भी खर्चा है, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज नहीं, जितना भी खर्चा मेरे दर्जी के कारण होता है वो सारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। पेमेंट फॉर ओवर टाइम, अगर हम ओवर टाइम काम कराएंगे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, बोनस। ठीक है, ये जो भी पेमेंट हमको करना पड़ता है, क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आप लोग सुनोगे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आप लोग टैक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको बताएं, हर एम्प्लॉय का ना एक पीएफ अकाउंट होता है। पीएफ अकाउंट में क्या होता है? कुछ पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अपने पॉकेट से, और कुछ पैसा एम्प्लॉय अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो इसका मतलब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? तुमको एक तो तुमको क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है, ऊपर से तुम्हारे लिए तुम्हारा पीएफ अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर रहा है, तो वो भी तो कंपनी के लिए खर्चा है तुम्हारी तरफ। तो डायरेक्ट लेबर के कारण जो एम्प्लॉयर पैसे जमा कर रहा है पीएफ अकाउंट में, वो भी तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, क्योंकि वो खर्चा क्यों हुआ? डायरेक्ट लेबर के कारण। करेक्ट है, इसलिए लिखा हुआ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड लाइक पीएफ एंड अदर सिमिलर फंड्स। और अदर बेनिफिट, और भी कोई अगर अदर बेनिफिट दे रहा है जैसे कि मेडिकल लीव वगैरह कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो सारा भी इसमें आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का, यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट लेबर के कारण जो भी खर्चा हो रहा है, सिर्फ वेजेस ही नहीं, उसके कारण जो भी खर्चा हो रहा है। मान लो डायरेक्ट लेबर लोग के लिए हम दर्जी लोग, जितना मेरे दर्जी है ना मेरे यहाँ, हम डिसाइड कि उनको संडे को क्या करेंगे? पिकनिक में लेके जाएंगे। तो पिकनिक के कारण भी जो खर्च, सिर्फ कौन गया है? डायरेक्ट लेबर लोग। तो वो भी जो खर्चा आएगा ना वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, क्योंकि वो खर्चा किसके कारण हुआ है? डायरेक्ट लेबर के कारण। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आपको ध्यान होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। यहां जितना एग्जाम्पल लिखा है ना, बस इससे अलावा, इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा और कोई खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में नहीं आएगा। बस इतना सा ही खर्चा है किसके अंडर में?
डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। जैसे पहला एग्जांपल, जैसे यहां क्या लिखा देखो सेकेंड एग्जांपल में, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस। नो व्हाट इज रॉयल्टी पेड? आज जैसे फॉर एग्जांपल समझना। एग्जांपल क्या है, अगर हम मान लेते हैं ये चलो थम्स अप का है, मैंने क्या किया, मैं थम्स अप बनाता हूं, मान लो ब्लैक नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मान लो ये थम्स अप हम बनाते हैं, हम एक लोकल मैन्युफैक्चरर है। हम कौन है? एक लोकल मैन्युफैक्चरर। मेरे को पता है कि अगर हमको लोकल नाम से स्टार्ट करेंगे, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोग दुकान जाते बोलते हैं पेप्सी दीजिए, थम्स अप दीजिए, यही बोलते हैं। ये नहीं बोलते कोई भी काला वाला दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, नाम लेते हैं कि हमको थम्स अप चाहिए, पेप्सी चाहिए, तो नहीं, ये कोई खरीदने वाला नहीं है अगर कोई और नाम होता तो। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने फोन किया किसको, पेप्सी का कंपनी में फोन किया कि ऐसे से हम लोग यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में हम लोग का फैक्ट्री है और हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग चाहते हैं आपके साथ टाई अप करने का। किससे? हम बोले पेप्सी वाले से। हम आपका नाम यूज करेंगे। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? किसी के नाम यूज करने पर आप जो उसको पेमेंट करते हैं उसी को तो रॉयल्टी बोलते हैं। हम आपका नाम यूज करना चाहते हैं, हम आपका ब्रांड नेम यूज करना चाहते हैं मेरे पेप्सी की बॉटल में, मेरे पेप्सी नहीं, मेरे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में, और उसके लिए आप कुछ पैसा चार्ज करेंगे, आपको देने के लिए रेडी हम। अगर आपको लगता है पर बॉटल आपको कितना चार्ज करना चाहिए मेरे से, तो बोला 2 रुपए करके चार्ज करेंगे हम, तो हम ये रुपए देने के लिए रेडी है। बट व्हाट डू यू थिंक, ऐसे ही क्या पेप्सी वाला बेचता होगा अपना नाम? नहीं। जब वो लोग बात करें ना 2 रुपया, बोले 2 रुपये तो ठीक है, पहले मेरा इंजीनियर जाएगा तुम्हारा फैक्ट्री में, क्वालिटी टेस्टिंग करेगा कि हम लोग का जो लेवल है उस लेवल का तुम प्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है। क्योंकि समझो, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर पेप्सी, इतना ज्यादा डिमांड है कि पूरा इंडिया में सब जगह फैक्ट्री वो अपना खोल के रखेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आज के दिन पे वो लोग क्या करता होगा, ऐसी लोकल मैन्युफैक्चरर्स तो होंगे, हाँ उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने इंजीनियर को भेजते हैं, पूरा टेस्टिंग करवाते हैं कि उनका जो लेवल है वो हम लोग के लेवल को मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, भैया कैंसिल। मैच कर रहा है तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताओ, ये जो ब्रांड नेम है ये तुमको दिख रहा है प्रोडक्ट में कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और क्या तुम बता पाएगा इस ब्रांड नेम के कारण तुम्हारा खर्चा कितना लग रहा है? कितना? 2 रुपया। इसका मतलब क्या लगता है, ये तुम्हारे लिए डायरेक्ट कॉस्ट हुआ या नहीं हुआ? डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। फ्रेंचाइजी में डिफरेंस ये है कि तुम, फ्रेंचाइजी में ये होता है ना कि यू आर जस्ट अ मिडिलमैन। अगर हम लाइसेंस ले रहे हैं इसका बनाने का, उसमें क्या हो रहा है, हम ही बोलते हैं कि हम पेप्सी वाले और हम तुमको बेच रहे हैं और पैसा हम तुमसे ले रहे हैं, राइट? फ्रेंचाइजी जो हो गया, जो मेन मैन्युफैक्चरर है वही बना के देता है, तुम खाली बेच रहा है। मतलब वहां पे क्या हो गया, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर। बट हम लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो अब ये बताओ क्या ये हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख भी रहा है। नंबर 2, क्या ये कॉस्ट हम बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे? बता पा रहे। इसका मतलब क्या ये होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए। इसलिए रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो कहां लगते हैं? फैक्ट्री में लगते हैं। तो क्या लगता है ये ब्रांडिंग वाला काम कहां होता होगा? फैक्ट्री में ही होता होगा। अब एक और एग्जांपल क्या दिया हुआ है, बोल रहा हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। अब इसको थोड़ा डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट मैंने हायर किया। स्पेसिफिक इक्विपमेंट हायर क्यों किया? एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए उसका हायर चार्जेस का बात हो रहा है। तो टेल मी वन थिंग, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर एक मशीन को हम भाड़े में लिए हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो भाड़ा उसी प्रोडक्ट के कारण लग रहा है? तो क्या यहां पर हम कॉस्ट को उस प्रोडक्ट के साथ मैप कर पा रहे हैं कि हाँ इसी प्रोडक्ट के कारण है? यस। इसीलिए अगर कोई हायर चार्जेस पेमेंट हो रहा है फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, देन वी कैन से व्हाट, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट है? फिर क्या लिखा हुआ है?
फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ. अब फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल असिस्टेंस नो हाउ मतलब हमको नहीं पता इसको यूज कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को हमको नहीं पता, इस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल उसको कैसे प्रोसेस करते हैं. अब उसके लिए हम किसी इंजीनियर को बुलाएं कि भैया समझाइए इसको कैसे यूज करना है, नहीं करना है, तो वो तो फिर उसी प्रोडक्ट के कारण लग रहा है ना मेरे को. इसलिए फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ ये भी किस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस. amortized cost of mold, pattern, patents, etc. What is this? Amortized cost of mold, pattern, patents, etc. What is mold? ये what is pattern? जैसे हम लोग घर में मम्मी जब समोसा बनाती है, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में सांचा बोलते हैं. सांचा मतलब क्या हो गया, आप समझ गए होंगे, समोसा बनाने का जो इक्विपमेंट है जिसमें डालने से शेप आ जाता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं. एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग तरह के टॉय बनाते हैं, तो क्या होता है, सांचा होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को डालते हैं, वो ऑटोमेटिक उसका शेप ले लेता है. बच्चा लोग गेम भी होता है ना, उसका आटा का गेम नहीं होता है, खिलौना होता है, उसमें डालते हैं, हाँ, तो अकॉर्डिंगली शेप ले लेता है, उसको बोलते हैं मोल्ड. तो यहां क्या लिखा, एमोटाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड. अच्छा, ऑब्वियसली मतलब एक मोल्ड तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगा, बट एक मोल्ड में जितना खर्चा लग रहा है वो एक यूनिट के कारण थोड़ी लग रहा है, वो एक यूनिट के कारण तो नहीं लग रहा है. एमोटाइज्ड लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे, एमोटाइजेशन, एमोटाइज्ड. तो हम लोग यहां क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये जो मैंने खरीदा, ये जो सांचा खरीदा, ये जो मोल्ड खरीदा है, इससे क्या लगता है हम कितना टॉय बना सकते हैं. मान लो मेरा कॉस्ट कितना लगा है, 10,000, और मेरे को लगता है हम इससे 5,000 टॉयज बना सकते हैं, राइट. तो इसका मतलब पर टॉय का खर्चा कितना हो गया, 2 रुपया. अकॉर्डिंगली हम बता पा रहे हैं ना कि एक टॉय के कारण उसका खर्चा कितना है, 2 रुपये. इसलिए amortized कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटर्न्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, समझ में आ रहा है. अच्छा, ऊपर में देखो एक छूट गया हम लोग का, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज सच एज पावर एंड फ्यूल स्टीम. नाउ व्हाट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी. पावर इलेक्ट्रिसिटी सेम नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है लाइट, पंखा, एसी का जो बिल आता है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. और मशीन का जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है उसको हम लोग पावर बोलते हैं. और मशीन क्या चीज में यूज आता है, प्रोडक्शन में, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में. इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे पावर एंड फ्यूल को भी किस में लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस. तो कुछ लिमिटेड एग्जांपल में हम फोकस रख रहे हैं. डायरेक्ट एक्सपेंस का बहुत ही कम एग्जांपल, बहुत ही रेयर पूरे सिलेबस में होगा जहां तुम्हारे सामने डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा. तो हम लोग उन चीजों पे ध्यान रखेंगे. नंबर 1 हम लोग किसका बात की, रॉयल्टी पेड. तो एकदम क्लियर था, एकदम 100% क्लैरिटी के साथ था कि क्यों ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. अच्छा, amortized कॉस्ट ऑफ मोल्ड, ये भी एकदम 100% क्लियर था. फीस फॉर टेक्निकल नो हाउ, हायर चार्जेस जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं फॉर स्पेशल इक्विपमेंट, और पावर एंड फ्यूल स्ट्रीम एटसेट्रा. तो ये एग्जांपल्स हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये सारे किस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे. ध्यान स्पेशली क्यों रखना है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन होगा, बहुत ही रेयर क्वेश्चन होगा जहां पर कोई भी आइटम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ रहेगा. तो हम लोग क्या है, भूल ही जाएंगे, क्योंकि आदत ही नहीं रहेगा यूज करने का इसको. ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स है जो हम लोग को डेफिनेटली ध्यान रखना है, किसका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का. ठीक है, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं होता है. फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब क्या होता है ना, तुरंत डेटा को देख, खर्चे को देखकर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. मेन एक्चुअली मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहां पर मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस को ही एक्सप्लेन मेन करना था. बाकी देयर इज नेवर एन इश्यू विद एनी अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि कौन सा ऑफिस का खर्चा हो तुमको दिखता ही है. एचआर का जो सैलरी हो गया वो सारा खर्चा क्या होगा, ऑफिस का होगा. अकाउंटेंट का सैलरी ऑफिस का होगा. सेल्समैन का सैलरी सेलिंग में आएगा. सेल्समैन का कमीशन सेलिंग में आएगा. तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं होता. मेन क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट एक्सपेंस का ये जो लिस्ट है
ये हमको जरूर से क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब अगर तुम फैक्ट्री ओवरहेड, फिर भी अगर तुम फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखता है तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कंज्यूमेबल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब क्या हुआ, नट बोल्ट होता है ना, तो नट बोल्ट हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मशीन में यूज होता है, तो फैक्ट्री में यूज होगा ना, इसलिए वो किस में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन, ऑब्वियसली वो डायरेक्ट थोड़ी है डिप्रिसिएशन। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, मतलब मशीन को अगर लीज में लिया हुआ अपना रेंट में, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, तो उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी किसमें आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फिर देखो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, जो ऑफिस बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है, उसका मेंटेनेंस का बात हो रहा है, उसका फर्नीचर का मैनेजमेंट डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज का सैलरी, अकाउंटेंट का सैलरी, डायरेक्टर का सैलरी, डायरेक्टर लोग कहाँ बैठता है, ऑफिस में तो बैठता है। ठीक है ना, लाइटिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट ऑफिस जिस जगह में उसका रेंट सर। बट मोल्ड तो कभी खराब ही नहीं होता, देखो खराब, एक चीज समझना होगा, देयर समथिंग कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस, देयर समथिंग कॉल्ड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम एक डिजाइन का जिंदगी भर नहीं बनाते हैं, एक समय आ जाता है जब उसका डिमांड ही खत्म हो जाता है तो हमको फेंकना पड़ जाता है, उसका एक्टिव यूज खत्म हो जाता है। AS10 में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि जब किसी एसिड का एक्टिव यूज ही खत्म हो जाए ना, तब उसको अपने बुक से हटा दो, उसको एसिड ही मत दिखाओ, है ना। ठीक है, तो सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, ये सारे क्या हो गए, सेलिंग ओवरहेड। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स में कोई दिक्कत होता नहीं है। मेन तुमको प्रॉब्लम किसमें होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि इसका लिस्ट ही बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई एग्जांपल ही नहीं। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम चीज को अगर समराइज करें, कॉस्ट शीट का जहां तक बात है, कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं, कौन सा खर्चा दिखाते हैं बताओ, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन हम अपने डायरेक्ट कॉस्ट को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स। क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हम लोग कैटेगराइज करते 3 पार्ट्स में बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स। क्या क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल का लिस्ट बहुत छोटा है, इसलिए हमको उसको ध्यान रखना होता है। जैसे कि रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, जैसे कि पावर एंड फ्यूल, हीटिंग लाइट, हीटिंग एंड स्टीम, मोल्ड, amortized कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटर्न्स एक्सेट्रा, टेक्निकल हायर चार्जेस स्पेसिफिक इक्विपमेंट, और लास्ट क्या था, एक और था हायर चार्जेस स्पेसिफिक इक्विपमेंट। वो तो हो गया बात ना, कुछ छूट रहा है क्या अपना, कुछ तो अपने छोड़ रहा है ना। पावर एंड फ्यूल का बात हो गया था, और टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ छूट गया था। तो ये सारे खर्चे जो अपने को ध्यान रखना है, जहां तक डायरेक्ट एक्सपेंस का बात है, तो तुमको कॉस्ट शीट बनाना आ जाएगा। अभी तक मैंने फॉर्मेट में गए नहीं हम लोग कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोक रहे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे कब, परसों। टुडे इज विच डे, थर्सडे, तो वी मीट अगेन ऑन सैटरडे, एंड सैटरडे को हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे, और फॉर्मेट के साथ हम लोग सम्स के अंदर भी जाएंगे फॉर्मेट देखने के बाद। तो जितना बात हम लोग जो किए उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और फिर हम लोग हाँ ये शेयर करवा देंगे। ठीक है, तो यू हैव माई नंबर, जो लोग भी आज क्लास किए, तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में, आई विल सेंड द PDF टू यू, so that you can revise from this, so that when we meet परसों, तब हम लोग फॉर्मेट समझकर सम्स की तरफ एंटर कर पाए। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं परसों।